मैम आप म्यूट पे हो। मैम आप म्यूट पर हो। अभी देखो आई आवाज? हाँ मैम अब आ रही यस है। मैम। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बोल रही हूँ टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टिबल एंड द एग्जॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, दैट मींस व्हिच विल नॉट एग्जॉस्ट। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि एग्जॉस्ट नहीं होते, यानी कि खत्म नहीं होते। जैसे कि हम बात कर सकते हैं विंड की, सनलाइट की। फिर जो दूसरा टाइप है, दैट इज द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, दैट मींस व्हिच विल फिनिश समडे। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि किसी ना किसी दिन खत्म होंगे, उनकी जो है हम बोल सकते हैं कि उनका जो अमाउंट है वो धीरे धीरे क्या होगा, कंटिन्यूअस कंजप्शन से रिड्यूस होता चला जाएगा। नाउ अगेन this exhaustible resource is again divided into two parts. That is non-renewable resources. Renewable को अपन क्या बोल सकते हैं? They are also known as the recyclable resources. यानी ऐसे रिसोर्सेज जिनको कि हम रिसाइकल कर सकते हैं। मैम किसी के माइक से आवाज आ रही है। बैकग्राउंड से यस जिसकी मैम आवाज आ रही है वो अपनी तरफ से माइक को ऑफ कर दे भाई। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसाइक्लेबल। ऐसे रिसोर्सेज जिसको कि हम वापस से चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं सॉइल एंड द फॉरेस्ट कि हम देखते हैं कि कई पर्टिकुलर लैंड एरिया है जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन हुआ है, लेकिन आज कई लोग जो है, आज का जो यूथ है वो जो है अवेयर होता जा रहा है। हम देखते जा रहे हैं कि ग्लोबली हम क्या प्रॉब्लम फेस करते जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, लोग जो है अवेयर होते जा रहे हैं। एफॉरेस्टेशन को प्रमोट किया जा रहा है। अभी जो पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर भी कई जो है एनजीओ है जो कि प्लांटेशन को प्रमोट कर रही है। कई ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, प्लांटेशन को प्रमोट कर रहे हैं। दूसरे लोगों के सामने क्या कर रहे हैं, एक इंस्पिरेशन बनकर सामने आ रहे हैं, जिससे कि यंगस्टर्स जो है प्लांटेशन को जो है आज एनकरेज कर रहे हैं। इसी तरह सॉइल है, तो सॉइल का भी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट होता है। अगर हम सॉइल को कुछ एक साल के लिए छोड़ देते हैं तो सॉइल अपने आप ही क्या करती है, रिजुविनेट करती है। ठीक है, अपने आप ही क्या करती है, अपने अंदर जो ड्रास्टिक चेंजेस हैं या अपने अंदर जो केमिकल्स हैं, फ्यूटाइल मटेरियल्स हैं, उनको रिड्यूस करने की कोशिश करती है। उसी के साथ साथ अगर हम उसमें पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स डालेंगे, पर्टिकुलर लेग्यूमिनस प्लांट के स्पीशीज को ग्रो करेंगे, तो वहां पर भी क्या होगा, रिसाइकल हो जाएगा। वो सॉइल जो है वो भी रिसाइकिल हो जाएगी, जिसको कि हम फर्दर वापस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में काम में ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको कि हम रिसाइकल नहीं कर सकते। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं हमारे अर्थ के जिनको बनने में कई मिलियन ईयर्स लगते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं फॉसिल, यानी कि कोई भी डेड प्लांट है, कोई डेड एनिमल है जो कि अर्थ के नीचे क्या होता है, दब जाता है। समय के साथ साथ उसके ऊपर क्या होती है, सॉइल की लेयर्स आती जाती है, अंदर बैक्टीरिया फंजाई उसको डिकम्पोज करते जाते हैं। तो वो जो फॉसिल है उसको बनने में कई लाखों साल लगते हैं, उसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। कोल है, पेट्रोल है, ये भी क्या है, ये भी क्या है, बरीड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो कि क्या होते हैं, एक लंबे समय में अपनी जो कंपोजिशन है उसको चेंज कर लेते हैं और एज ए फॉसिल फ्यूल जो है वो यूज होते हैं। सो दीज आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये हमारा चार्ट था नेचुरल रिसोर्सेज का। एक बार और देख लेते हैं अपन, हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स, यानी कि जो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होते, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, जो कि एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसके अंदर हमने दो कैटेगरी पढ़ी, एक थी रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रीन्यूएबल, री यानी अगेन, न्यूएबल मतलब जिसको वापस से नया किया जा सकता है, also known as the recycled ones। इसमें हमने एग्जांपल लिया सॉइल का और फॉरेस्ट का, जिनको हम रिन्यूएबल रिसोर्स में काउंट करते हैं। Another type is the non-renewable resources, that means which can't be recycled। ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसमें, फॉसिल आ जाएंगे, कोल आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा। बताओ जरा, इतना कंटेंट समझ में आया सब बच्चों को? जनरल साइंस की है वैसे भी, इतना समझ में आ गया सबको?
यस मैम। यस मैम। अब जो है इसके आगे जो है, जब अपन नोट्स में जाते हैं तो उसके आगे एक नया टॉपिक आता है, दैट इज द बायोजियोकेमिकल साइकिल। और ये तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बायोजियोकेमिकल साइकिल में से जितनी भी साइकिल्स दे रखी है, एक तो तुमने नाइट्रोजन साइकिल लास्ट ईयर पढ़ी है, ठीक है, और ये जो साइकिल्स हैं ये क्या है, इनमें से एक तो तुमसे पूछा ही जाएगा। तो अपन बायोजियो साइकिल वाला, बायोजियोकेमिकल साइकिल वाला टॉपिक देखते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब देखो इसका लिटरल मीनिंग देखते हैं अपन। बायोजियोकेमिकल साइकिल का लिटरल मीनिंग क्या होगा भाई? बायो मतलब क्या होता है? लिविंग वन। जियो मतलब ज्योग्राफी, ज्योग्राफी किसकी होती है? अर्थ की। अर्थ समझा था ना लास्ट ईयर भी मैंने तुम्हें। केमिकल मतलब क्या होता है? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या है भाई? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। एंड ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब क्या है? जिसमें कि बायोमोलिक्यूल का प्रोडक्शन हो चुका है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ये एक बायोमोलिक्यूल है। लिपिड है, ये बायोमोलिक्यूल है, तो ये ऑर्गेनिक फॉर्म है। विटामिन है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक फॉर्म। साइकिल मतलब क्या होता है? सर्कुलर मेथड के अंदर मूवमेंट, दैट इज साइकिल। बायो मीन्स लिविंग वंस। जियो मतलब अर्थ, ज्योग्राफी पढ़ते हो तुम, अर्थ की साइंस पढ़ते हो। केमिकल मतलब इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इन दो कंपोनेंट से ही केमिस्ट्री बनी हुई है। इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक मतलब क्या है? जब ये आपस में मिलकर बॉन्डिंग कर लेते हैं और एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर वेट वाली स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, फैट है, प्रोटीन है, ये सारे के सारे इसमें काउंट होंगे ऑर्गेनिक में। साइकिल मतलब कि कोई भी प्रोसेस जो कि एक पॉइंट से चालू होता है और फिर वापस एंड में उसी पॉइंट पर आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है? साइकिल कहलाता है। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल अगर अपन इसमें देखते हैं, हम एग्जांपल देखते हैं, तो इसमें तुम पढ़ोगे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। तो ये जितनी भी साइकिल्स हम पढ़ेंगे तो इसमें हम क्या देखेंगे कि इन्वायरमेंट से, सपोज कार्बन साइकिल पढ़ रहे हैं, कार्बन साइकिल क्या है? बायोजियोकेमिकल साइकिल है। तो हम क्या पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट से कार्बन जो है वो रिलीज होती है, उसके बाद उसको प्लांट लेता है, फिर उसको एनिमल लेता है, एनिमल की डेथ होती है, फाइनली वो वापस किधर चली जाएगी? इन्वायरमेंट में। तो जिस पॉइंट से वो कार्बन रिलीज हुआ था, वापस से उसी पॉइंट पर कार्बन पहुंच रहा है। यानी ये जो कार्बन था, इस कार्बन को यूटिलाइज करा किसने? लिविंग वंस ने, जिसमें कि प्लांट आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं। और जो कि अर्थ पर जो है एक सर्कुलर मेथड के अंदर मूव कर रहा है, कभी प्लांट ले रहा है उसे, कभी एनिमल ले रहा है उसे, कभी माइक्रोब ले रहा है, ठीक है। और फिर ये जो सर्कुलर मूवमेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे? साइकिल बोलेंगे। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल का मतलब क्या है कि कोई भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो कि अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, वो लिविंग क्रिएचर के थ्रू एक साइक्लिक मैनर के अंदर मूव करता है, और जहां से ये प्रोसेस चालू हुआ था एंड में वहीं पर आ जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बायोजियोकेमिकल साइकिल। अगेन आई एम रिपीटिंग, कोई भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो कि अर्थ के ऊपर लिविंग क्रिएचर के थ्रू सर्कुलर मैनर के अंदर मूव होता है और वापस उसी पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां से कि ये इसकी प्रोसेसिंग चालू हुई थी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बायोजियोकेमिकल साइकिल। बताओ भाई, आया नहीं आया समझ में? यस मैम। आ गया सबको बायोजियोकेमिकल साइकिल? यस मैम। अब अपन देखते हैं कार्बन साइकिल। सबसे पहले है कार्बन साइकिल।
साइकिल है, कार्बन साइकिल। अब तुम देखो एग्जाम में भूलो ना, इसलिए एक सिंपल सा मेथड है। कोई भी साइकिल है ना, वो साइकिल हमेशा कहाँ से चालू होगी? एटमॉस्फेयर से। फिर कौन लेगा उसको? प्लांट लेगा। प्लांट से किसमें जाएगी? एनिमल, और एनिमल की डेथ के बाद कहाँ चला जाएगा? एनवायरमेंट में। ये स्टेप सबके अंदर मोस्टली कॉमन ही होती है। अपन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं तुम्हें बताती जाऊंगी, ठीक है? तो इस तरह क्या है, अगर हम भूल भी जाते हैं। अभी सभी म्यूट हो गए तुम लोग, मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर। नहीं मैम, वो तो मैम वो हमने पहले वाला बताया है था ना? कि ठीक है, ओके ओके, है ना? तो कोई भी अगर अपन साइकिल पढ़ते हैं तो साइकिल के अंदर क्या है कि वो कंपोनेंट नेचर से रिलीज होता है, फिर प्लांट यूज करता है, फिर एनिमल उसको खा जाता है, फिर एनिमल की डेथ के बाद वापस से एनवायरनमेंट में चला जाता है। तो ये स्टेप सब में मोस्टली कॉमन होगी, मैं बताती जाऊंगी। अब अपन कार्बन डाइऑक्साइड की देखते हैं, कार्बन साइकिल की बात करते हैं। तो अगर हम कार्बन साइकिल की बात करते हैं तो नेचर के अंदर जो एयर की कंपोजिशन है उसमें कार्बन का नंबर, एक CO2 का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम है। कितना है? 0.02 से लेके 0.03% है, ठीक है? तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि CO2 जो है वो क्या है, इसका जो अमाउंट है नेचर के अंदर वो क्या है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट है। और उसी के साथ साथ ये CO2 जो है इट इज आल्सो कंसीडर एज अ ग्रीन हाउस गैस। इसको हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और ये आज जो है, ये जो गैस है आज हमारी अर्थ के टेम्परेचर के राइज होने का एक कारण है। उसके बाद ये जो CO2 है जो कि एयर के अंदर 0.02 से 0.03% है, इस CO2 को प्लांट जो है कंज्यूम करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पर। और फोटोसिंथेसिस के टाइम पर इसको कंज्यूम करते हैं तो इससे क्या होता है, प्लांट अपना फूड बनाता है। जब प्लांट अपना फूड बनाता है तो उससे प्लांट को क्या मिलती है? एनर्जी। एनर्जी मिलती है और फिर उस एनर्जी से प्लांट के अंदर क्या होता है? बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, जिससे कि अल्टीमेटली प्लांट की ग्रोथ होती है, फ्रूटनिंग होती है, फ्लावरिंग होती है। तो फिर उसको कौन खाता है? उस प्लांट को अपना फूड का रिसोर्स कौन बनाता है? इटन बाय एनिमल्स बनाते हैं। तो इस तरह वो CO2 जो कि प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के टाइम पर नेचर से ली थी और उसने क्या बनाया? फूड बनाया, अपनी ग्रोथ अटेन की। अब उस को कौन कंज्यूम कर रहा है? एनिमल। यानी उस CO2 का, उस कार्बन की मात्रा जो है एनिमल्स ने जब प्लांट को खाया तो उनके अंदर चली गई, ठीक है? तो इस तरह एनिमल को क्या रिसोर्स मिला? इस तरह से एनिमल को रिसोर्स मिला किसका? कार्बन का। किससे मिला? प्लांट से मिला। अब उसके बाद क्या होगा? एनिमल्स जब रेस्पायर करते हैं तो रेस्पिरेशन के टाइम पर क्या होता है? CO2 रिलीज होती है और कहाँ चली जाती है? वापस एटमॉस्फेयर में। इसी तरह जब एनिमल की डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद क्या होता है? उनकी बॉडी का डीकम्पोजिशन होता है, यानी कि जो बॉडी है वो डिग्रेड होती है। और हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कार्बन सब जगह प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर देखो C6H12O6, उसमें कार्बन है। प्रोटीन की बायोकेमिकल स्ट्रक्चर देखो तुम 11th की क्लास की बुक में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, तो उसमें भी कार्बन है। लिपिड की स्ट्रक्चर देखो उसमें भी हाइड्रोकार्बन है, ठीक है? न्यूक्लिक एसिड देखो उसमें भी कार्बन है। तो ये कार्बन क्या है? हमारी जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, लिपिड हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, सबके अंदर क्या है? हाइड्रोकार्बन की चेन। हाइड्रोकार्बन मतलब इस तरह से CH HCH, इस तरह से चेन है, हाइड्रोकार्बन की चेन से ही बना हुआ है। तो क्या होगा? जब एनिमल रेस्पायर करेगा तो CO2 वापस से एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो जाएगी। और जब उसका डिकम्पोजिशन होगा, जब उसकी डेथ के बाद उसकी बॉडी डिग्रेड होगी डिकम्पोजर्स के थ्रू, बैक्टीरिया फंजाई के थ्रू, तब भी क्या होगा? वापस से क्या होगा? उसकी बॉडी के अंदर जो कार्बन का रिसोर्स था वो कहाँ चला जाएगा? एनवायरनमेंट में चला जाएगा। अब उसके बाद और क्या हो सकता है? ये एक अपन ने चेन पूरी देख ली। इसके अलावा क्या हो सकता है कि प्लांट जो कि बरीड हो जाते हैं, अपन यहाँ पे लिख सकते हैं बरीड, कि कई प्लांट जो हैं वो जमीन के नीचे दब जाते हैं बिकॉज ऑफ द नेचुरल कैलेमिटी। ये बिकॉज ऑफ द सिंपल प्रोसेस। फॉरेस्ट एरिया के अंदर कौन जाता है? कितने ट्रीज बीच में गिरे हैं, तो वो धीरे धीरे उन ट्रीज के ऊपर क्या होता है? एक डस्ट की लेयर चढ़ती जाएगी चढ़ती जाएगी, उसके ऊपर क्या होगा? एक टफ लेयर बनती चली जाएगी। और वो जो प्लांट्स हैं वो लॉन्ग टर्म में, मिलियन ईयर्स में क्या बना लेंगे? होल बना लेंगे। तो इस तरह ये जो प्लांट है, ये जरूरी नहीं है हर केस में एनिमल्स के थ्रू ही ईटन हो, बल्कि में कई प्लांट्स जो फॉरेस्ट एरिया में हैं वो बरीड हो जाते हैं
अर्थ क्रस्ट के नीचे, और क्या बनाते हैं, कोल। तो ये कोल भी किसका रिसोर्स है, कार्बन का रिसोर्स है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि कई एनिमल्स ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, उन एनिमल्स से क्या होता है, एनिमल्स है जो लिक्विड प्रेजेंट होता है। कई बार क्या होता है, पानी जो है, जंगल का एरिया है, उस जंगल के एरिया के अंदर क्या गड्ढे हैं, गड्ढों के अंदर पानी भरा है, और उसके ऊपर क्या है, सपोज तूफान आया तो उस गड्ढे के ऊपर क्या गिर गया, एक पेड़ गिर गया। अब क्या होगा कि वो जो पिट्स थे, जो अर्थ क्रस्ट के अंदर पिट्स थे, गड्ढे थे जिसमें कि पानी भरा था, वो एक ट्री से कवर हो गए। अब क्या होगा, वहां पर ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पा रही, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पा रही, तो एनारोबिक प्रोसेस के थ्रू लॉन्ग टर्म में वहां पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, पेट्रोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। उसी के साथ साथ जब कोई भी एनिमल की बॉडी है वो टोटली डिग्रेड होगी तो उससे इनऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये भी क्या है, कार्बन का रिसोर्स है नेचर के अंदर। उसके अलावा थर्ड केस हम क्या देख रहे हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वाटर के अंदर मिक्स होता है और क्या बनाता है, कार्बोनेट बनाता है। उससे आगे जाकर किसका फॉर्मेशन होता है, लाइमस्टोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये साइकिल जो है, इसमें पहला राउंड जो था वो हमें सिंपल क्या बता रहा था कि CO2 जो है उसको प्लांट ने लिया, फिर जो प्लांट है उस प्लांट को किसने खाया, एनिमल ने खाया, फिर एनिमल की डेथ होगी और रेस्पिरेशन हुई, तो रेस्पिरेशन में CO2 वापस कहाँ चला गया, एटमॉस्फेयर में चला गया। डेथ हुई तो डेथ होने के बाद क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ, और सारा का सारा जो कार्बन रिसोर्स था वो वापस कहाँ चला गया, नेचर में। तो जिस पॉइंट से ये साइकिल चालू हुई उसी पॉइंट पर खत्म हो गई। उसके अलावा जो प्लांट थे जिनको कि जरूरी नहीं है सारे प्लांट को एनिमल ही खा रहे हैं साइकिल में, इकोसिस्टम में, नेचर में, कुछ प्लांट जो है जंगल के अंदर वो क्या करते हैं, बरीड होकर क्या बनाते हैं, कोल का फॉर्मेशन भी करते हैं। एनिमल्स ऐसा नहीं है कि सिंपली रेस्पायर के थ्रू और डिकम्पोजिशन के थ्रू ही कार्बन के रिसोर्स को वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज करें, बल्कि में कई जो हैं वो फॉसिल फ्यूल भी फॉर्म करते हैं। जैसे कि आज से हजारों साल पहले जब कोई नेचुरल कैलेमिटी आई होगी, कई एनिमल्स जमीन के नीचे दब गए होंगे, तो उन्होंने प्रेजेंटली पेट्रोल का फॉर्मेशन करा है, वाटर रिसोर्स ने पेट्रोल का फॉर्मेशन करा है। उसी के साथ साथ कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी बन जाते हैं, यानी पूरा डिग्रेडेशन हो गया, कोई भी एनिमल था उसका डिकम्पोजर ने पूरा ही डिग्रेडेशन कर दिया, तो क्या बन जाएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे एलिमेंट्स वाटर क्या वेपर्स के फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद ये जो CO2 है ये केवल लैंड तक ही सीमित नहीं है इसका रोल, बल्कि में ये किधर भी फंक्शनल है वाटर के अंदर। कि जब ये CO2 वाटर के साथ मिक्स होता है तो क्या बनाता है, कार्बोनेट बनाता है वाटर के अंदर, जिससे कि फाइनली किसका फॉर्मेशन होता है, लाइमस्टोन, जो कि नॉन मेटल के अंदर काउंट होता है। देखो जरा, आइए साइकिल समझ में। मैम लाइमस्टोन वाला पार्ट वापस समझाओ मैम। लाइमस्टोन वाले पार्ट के अंदर ये बता रखा है कि CO2 की एक्टिविटी वाटर के अंदर भी है। ये CO2 जो है वाटर रिसोर्सेज जैसे कि रिवर, पॉन्ड, लेक, वहां पर क्या करते हैं, कार्बोनेट का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि अल्टीमेटली किसका फॉर्मेशन होता है, लाइमस्टोन का फॉर्मेशन होता है। यस मैम। और देखो भाई, और कोई डाउट साइकिल में, 9th क्लास आ गई सबको समझ में? नईम, तनिष जैन, मुस्तफा, आया तुम्हें समझ में साइकिल? मैम हाँ मैम वो पहले पार्ट में CO2 एटमॉस्फेयर से प्लांट्स में और प्लांट से सीधा एटमॉस्फेयर में, मतलब रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन के थ्रू जाएगी। प्लांट भी रेस्पायर करते हैं। प्लांट क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे तो O2 लेंगे, O2 इन रहेगा और CO2 आउट, तो उस टाइम पर ये CO2 की तरफ चली जाएगी एनवायरनमेंट के अंदर। सबसे पहले CO2 जो है उसको प्लांट रिसीव करेगा, और प्लांट को कौन खाएगा, एनिमल। एनिमल का डिकम्पोजिशन रेस्पिरेशन के टाइम पर वापस CO2 की तरफ चला गया एनवायरनमेंट में। तो ये जो प्लांट है ये प्लांट खुद भी रेस्पायर करेगा, तो रेस्पिरेशन में प्लांट क्या करते हैं, O2 को लेते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं, तो ये क्या होगा, CO2 एनवायरनमेंट में चली गई।
उसके बाद कुछ प्लांट जो है वो क्या करते हैं, कार्बन का रिसोर्स बनाते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, कोल, बाय द डिकम्पोजिशन। इसी तरह कुछ एनिमल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं और क्या बनाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द पेट्रोल। फिर जो CO2 है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यानी CO2 केवल लैंड तक ही इफेक्टेड नहीं है बल्कि में एक्वेटिक सिस्टम में भी इफेक्ट करता है। कैसे करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बोनेट, जिससे कि फाइनली क्या बनते हैं, लाइमस्टोन। आइए नहीं आई इससे आप समझ में, देखो जरा। ये पहली स्टेप होगी, ये दूसरी स्टेप होगी, ये थर्ड स्टेप होगी, ये फोर्थ स्टेप होगी और ये फिफ्थ स्टेप होगी। डाल लो चाहो तो, अगर कॉपी में बना रखा हो तो डाल लो उसमें नंबर। पहली स्टेप को फॉलो करो पहले। प्लांट को एनिमल ने खाया, एनिमल की डेथ हुई एनवायरनमेंट में, प्लांट ने रेस्पायर किया एनवायरनमेंट में। फिर प्लांट जो है उसका क्या फेथ है, कोल भी बन सकता है, कोल की बर्निंग होगी तो अपने आप क्या होगा, एनवायरनमेंट के अंदर CO2 चला जाएगा। फिर एनिमल जो है, ये जो एनिमल है ये भी क्या करेगा, जब डिकम्पोज होगा तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के फॉर्म में कार्बन बनेगा। फिर इधर पेट्रोल वाला आ गया, ये जो पेट्रोल है, जब ये पेट्रोल चलेगा तो क्या रिलीज करेगा, CO2, पेट्रोल का फॉर्मेशन होगा, पेट्रोल को हम यूज लेंगे इंडस्ट्रियल पर्पस में, तो ये पेट्रोल क्या बनाएगा, CO2, और वो CO2 किसका रिसोर्स हो जाएगा, कार्बन का। जब जब इस पेट्रोल को जलाया जाएगा तो इससे क्या बनेगा, CO2 बनेगा। आई समझ में सबको बात? यस मैम। यस मैम। बाकी और लोग देखो भाई, सबको आ गया समझ में? यस मैम। यस मैम। अब नाइट्रोजन साइकिल जो है, अगर तुम्हारे पास 8th के नोट्स हैं तो एक बार उससे पढ़ना तुम। नाइट्रोजन साइकिल अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, अच्छे से डिटेल में पढ़ी थी अपन ने। जो नए स्टूडेंट है उनको नहीं कह रही मैं, पुराने स्टूडेंट्स को कह रही हूँ। फिर अपन नाइट्रोजन साइकिल सब एक साथ पढ़ेंगे। अब अपन देखते हैं ऑक्सीजन साइकिल। अब देखो इसको रिलेट करेंगे अपन, ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर, यानी कि अगर हम बात करते हैं इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन जो है वो कितना है, 21%। कितना है, 21% ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन किसका रिसोर्स है, ये ऑक्सीजन जो है रिसोर्स है रेस्पिरेशन का। ये ऑक्सीजन जो है रिसोर्स है रेस्पिरेशन का, यानी प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सभी CO2 को किस में यूज कर रहे हैं, रेस्पिरेशन के पर्पस के लिए यूज करते हैं। उसके बाद ये अगर अपन देखते हैं, इस रेस्पिरेशन से क्या होता है, वाटर की ड्रॉपलेट्स रिलीज होती है। तो अपनी नाक पर हाथ रखो जरा, जब तुम रेस्पायर कर रहे हो तो क्या हो रहा है, वाटर की ड्रॉपलेट रिलीज हो रही है। और ये जो वाटर वेपर है इसको कौन यूज में लेता है, प्लांट यूज में लेते हैं। इसमें फोटोसिंथेसिस के अंदर अबाउट लेस देन 1% वाटर इज यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और उस टाइम पर वापस से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पर O2 जनरेट होता है और ये O2 वापस किधर चला जाएगा, एनवायरनमेंट में चला जाएगा। फिर अपन देखते हैं कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक कोई मॉलिक्यूल है, जैसे कि अपन देखते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज C6H12O6, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जब ये रेस्पिरेशन के अंदर जाता है यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या रिलीज होता है, CO2 रिलीज होता है। और ये CO2 कौन लेता है, प्लांट लेते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। और उसके बाद भी क्या होता है, वापस से ऑक्सीजन रिलीज होती है और इस तरह ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, एनवायरनमेंट में चली जाती है। तो ये ऑक्सीजन साइकिल होगी। देखो ऑक्सीजन साइकिल के अंदर क्या है, ऑक्सीजन किस तरह से लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के थ्रू वापस से एनवायरनमेंट में जा रही है। ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में कितनी होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर कितनी होती है, 21%। पहले अपन बाहर का राउंड लेते हैं कि ये ऑक्सीजन जो है ये किस में यूटिलाइज होती है, ऑर्गेनिजम्स के थ्रू रेस्पिरेशन में। जब रेस्पिरेशन होता है तो O2 जो एनिमल के अंदर जाती है और वेपर के फॉर्म में वाटर रिलीज होता है। ये जो वेपर के फॉर्म में वाटर रिलीज होता है इसको एनवायरनमेंट के अंदर प्लांट यूज करता है, फोटोसिंथेसिस में काम में लेता है एज अ रॉ मटेरियल। और जब फोटोसिंथेसिस होता है
तो उस टाइम पर क्या होता है, लाइट रिएक्शन के टाइम ऑक्सीजन जनरेट होती है। तो इस तरह ये ऑक्सीजन कहाँ चलेगी, वापस एनवायरनमेंट। अब अपन देखते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है, ये अगर अपन इसका सेंट्रल राउंड देखते हैं साइकिल का, तो हमें यहाँ पर ही पता पड़ेगा कि किस तरह से ये ऑक्सीजन मूव कर रही है। ये ऑक्सीजन कैसे मूव कर रही है कि यहाँ पर क्या है, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, यानी हमारी सेल के अंदर ग्लूकोज है। जब रेस्पिरेशन होता है तो क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है हमारे रेस्पिरेशन के टाइम पर, यानी O2 इन CO2 आउट, तो वो CO2 आउट हुई और वो CO2 जो हम रिलीज कर रहे हैं तो कौन ले रहा है, प्लांट ले रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। और प्लांट फोटोसिंथेसिस में क्या रिलीज कर रहे हैं, O2 रिलीज कर रहे हैं। और इस तरह ये O2 वापस से किधर जा रहा है, एनवायरनमेंट में जा रहा है। तो ये क्या हो गया, एक साइक्लिकल मैनर हो गया इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 का, जो कि कहाँ से चालू होता है, एटमॉस्फेयर से, और वापस कहाँ पहुंचता है, एटमॉस्फेयर में। बाहर का राउंड क्या बता रहा है, ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेशन, जिससे कि वाटर वेपर रिलीज हुआ, जिसको कि प्लांट ने यूज करा और ऑक्सीजन बनाया, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन बनती है। अंदर का राउंड क्या बता रहा है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है जब हमारी